नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भवानी सिंह गहलोत और आज हम करेंगे जून माह का करंट अफेयर। ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम जून का जो नेशनल करंट अफेयर है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सेशन शुरू करते हैं उससे पहले देखिए, ये एफिल टावर जो है फ्रांस पेरिस में, और दुनिया में एक ऐसा ब्रिज बना है जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो एफिल टावर से भी ऊंचा है और वो भारत में है। वो कौन सा है आगे देखेंगे। और जब वीडियो ख़त्म होगा तो हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि मालदीव है भारत का पड़ोसी देश, उसकी ऐसी क्या मजबूरियाँ रही कि कैटरीना कैफ को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बिग कैट अलायंस। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है इसकी पहली बैठक हुई है, यानी पहली सभा कह लो, नई दिल्ली में हुई है। पहली बार मीटिंग हुई है 16 जून 2025 को, और इस बैठक की अध्यक्षता करी है हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। देखिए, बिग कैट अलायंस टॉपिक हम डिस्कस करें उससे पहले ये देखिए 7 जो बिग कैट है, इन बिग कैट में से कौन सी कैट हमारा नेशनल एनिमल है, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉयन है या टाइगर है, तो आप बताइए लॉयन है या फिर टाइगर है हमारा नेशनल एनिमल। चलिए अब आगे देखते हैं। जो बिग कैट अलायंस है उसका भी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी को चुना गया है, यानी जो सभा हुई है, बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता भी भूपेंद्र यादव ने की है। और बिग कैट अलायंस का जो इंटरनेशनल लेवल पे अध्यक्षता करेंगे वो भी भूपेंद्र यादव ही करेंगे। और ये जो बिग कैट अलायंस है उसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना। ठीक है, ये जो बड़ी बिल्लियाँ हैं उनके लिए संगठनात्मक ढांचा बनाना, नियम बनाना, वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना। देखिए, जो बिग कैट अलायंस है उसमें क्या क्या शामिल है, मतलब इसमें 7 एनिमल शामिल हैं, बड़ी बिल्लियाँ हैं 7। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 एनिमल हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन 7 एनिमल में से कौन सा एनिमल है भारत में नहीं है और कौन सा है, और आगे मैं बताऊंगा कौन सा नहीं है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड में देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी घोषणा अप्रैल 2023 में की थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया इंडिया द्वारा 1 अप्रैल 1973 में। उसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे 2023 में। तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम बिग कैट अलायंस बनाएंगे। फिर मार्च 2024 में इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए, जो बिग कैट हैं इनमें टाइगर है, लॉयन है, और ये लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, ये चीता है, ये जगुआर है। ठीक है, तो ये जो अलायंस है ये भारत की इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज डेवलप करता है, यानी ग्लोबल लेवल पर भारत लीडरशिप कर रहा है इसकी। और अब देखिए बता देता हूँ, भारत का जो नेशनल एनिमल है वो है टाइगर। पहले लॉयन था, अभी टाइगर है, यानी कि ये बाघ है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ और शेर तो हमें याद रह जाएंगे, भारत में है, सबसे अधिक संख्या में है। फिर तेंदुआ, हिम तेंदुआ भी याद रह जाएगा। हिम तेंदुआ हमारे हिमालय रीजन में होता है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या बर्फीले एरिया में हिम तेंदुआ मिलेगा। और चीता हमने अफ्रीका से लाए हैं। हमारे चीता यहाँ पे विलुप्त हो गए थे, पहले थे, और भी अफ्रीका से लाए हैं। फिर ये जो 2 एनिमल है जगुआर और प्यूमा, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एनिमल भारत में है और कौन से नहीं है। तो बिग कैट अलायंस में टोटल कितने हैं, 7 एनिमल है। 7 में से भारत में कितने हैं, 5। और देखिए, भारत है ना, ये बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा है। हमारा नेशनल एनिमल भी है, देख सकते हैं कौन सा है, टाइगर है। फिर हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया और जगह जगह हमने टाइगर रिजर्व स्थापित किए, और अब देखिए बिग कैट अलायंस बना दिया। मतलब ये बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है।
आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, पहली सभा है, इसमें ये भूपेंद्र यादव जी हमारे वन और पर्यावरण मंत्री, इन्होंने अध्यक्षता करी। बाद में सबने मिलकर इनको सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष बना दिया बिग कैट अलायंस का। और इसमें देख सकते हैं ये जगुआर जो भारत में नहीं है, और ये प्यूमा। ठीक है, प्यूमा एकदम अलग से स्पॉट हो जाएगा। जगुआर और जो लेपर्ड में बहुत सिमिलरिटीज़ है। जगुआर के शरीर पे आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो तेंदुए में थोड़े छोटे होते हैं, और तेंदुआ थोड़ा पतला होता है और जगुआर मजबूत होता है। इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि ये मगरमच्छ का शिकार कर सकता है। ठीक है, तो ये मगरमच्छ का शिकारी अपने भारत में नहीं है। फिर आगे देखते हैं, जो इस सभा या मीटिंग में 9 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भूटान, कंबोडिया ऐसे करके ये 9 देश हैं। और इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डिसीजन ये है कि भारत को मुख्यालय के रूप में नामित किया गया है, और भारत में ही इसका सचिवालय स्थापित किया गया है। यानी हेडक्वार्टर बोलो और सेक्रेटरीट बोलो, दोनों ही इंडिया में हैं इसके। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये एक्चुअली भारत की पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट पहल है बड़ी बिल्लियों को कंजर्व करने के लिए। आगे देखते हैं, ये भूपेंद्र यादव जी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ठीक है, ये गठबंधन के प्रथम अध्यक्ष हैं, और भारत द्वारा वित्त पोषण किया गया है 150 करोड़ रुपए का 2023 से 2028 के बीच में आवंटित। तो ये था हमारा बिग कैट अलायंस। और कुछ आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है डसाल्ट और टाटा दोनों मिलकर राफेल लड़ाकू विमान का जो फ्यूजलेज है उसको बनाने के लिए समझौता हुआ है। यानी ये फ्यूजलेज भारत में बनेगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि राफेल के फ्यूजलेज का उत्पादन फ्रांस से बाहर किया जा रहा है। ये डसॉल्ट जो कंपनी है, ये पहली बार फ्रांस से बाहर जाकर इसका निर्माण करेगी। तो देख लेते हैं कि फ्यूजलेज क्या होता है। फ्यूजलेज माने मुख्य ढांचा या बॉडी, यानी ये राफेल है उसका मुख्य ढांचा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये मुख्य ढांचा और बॉडी इस प्रकार बनती है, जो अब भारत में बनेगी। और भारत में कहाँ? हैदराबाद में। यानी कि हैदराबाद में राफेल के जो ढांचे है, मुख्य ढांचा है, वो बनेगा, जिसको फ्यूजलेज बोलते हैं। इसके लिए एक समझौता हुआ है डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टसल में। ठीक है, और पहला फ्यूजलेज 2028 तक बनकर तैयार होगा। चलते हैं आगे। और फ्रांस की जो डसाल्ट कंपनी है एक और समझौता करती हैं रिलायंस के साथ। ये रिलायंस के साथ मिलकर फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी भारत में। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है डसाल्ट एविएशन कंपनी का नाम है फ्रांस की, और ये फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। इसमें डसाल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर में समझौता हुआ है। और ये भी पहली बार होगा जब इस विमान का उत्पादन फ्रांस के बाहर किया जाएगा। यानी राफेल का जो मुख्य ढांचा है, बॉडी है, वो पहली बार फ्रांस से बाहर बनेगी, और वो भारत के हैदराबाद में बनेगी। और जो डसाल्ट कंपनी का ये फाल्कन 2000 बिजनेस जेट है, इसका निर्माण फ्रांस के बाहर पहली बार होने जा रहा है, वो भी नागपुर, महाराष्ट्र में होगा। और इसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, और इसका उत्पादन भी 2028 तक होगा। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल मिलेगा इससे। आगे देखते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे स्टार्टिंग में, कि प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये देखिए, ये जो चिनाब ब्रिज है, ये आर्च ब्रिज है, यानी एक आर्च पर टिका हुआ, ये है आर्च। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यानी ये देखिए एफिल टावर है, एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। और ये अपनी कुतुब मीनार है, इससे भी ऊंचा है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और ये है जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में। और 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी लंबाई है 1315 मीटर, यानी लगभग 1.3 किलोमीटर। ठीक है, और ये देखिए जोन 5 भूकंप क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि भूकंप आए तो भी इसका कुछ ना बिगड़े। और लगभग 120 साल इसकी अनुमानित आयु है। ठीक है, फिर देखिए आगे
इसी लाइन पे मोदी जी ने एक और उद्घाटन किया है, भारत के पहले केबल रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। अंजी नदी क्या है? चिनाब की एक सहायक नदी है, उस पर एक ब्रिज है, केबल ब्रिज। ये देखिए केबल पे टिका हुआ है, ठीक है। पिछले वाला ब्रिज किस पे टिका था? एक आर्च पे टिका था, तो ये आर्च ब्रिज हो गया। और ये दुनिया का सबसे ओवरऑल ही सबसे ऊंचा ब्रिज है, ठीक है। और ये जो केबल आधारित ब्रिज है ये अंजी नदी पर है। ये चिनाब रेल पुल के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, यानी सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है इंडिया का। और इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर को शेष भारत से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यानी हर मौसम में पूरे वर्ष भर कश्मीर से कनेक्टिविटी रहेगी। तो आप बताइए कि क्या इस ब्रिज के बनने से कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ेगा या नहीं? आप 1 से लेकर 10 के बीच में रेट कर सकते हैं। रेटिंग दीजिए 1 से 10 के बीच में। हम देख लेते हैं कि चिनाब नदी है, उसकी क्या स्थिति है। चिनाब का दूसरा नाम है चंद्रभागा नदी, ठीक है। और ये जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के टांडी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। देखिए हिमाचल के टांडी में 2 धाराएं आती हैं, एक चंद्र और ये भागा, और ये बनाती है चिनाब नदी, ठीक है। और ये आगे जाके सिंधु में विलीन हो जाती है, ठीक है। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कंफ्यूज मत होना। सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो होगी सतलज, ठीक है। और सबसे बड़ी की बात करेंगे वो चिनाब। देखिए लंबाई में सबसे बड़ी है सतलज नदी, और पानी की मात्रा देखिए वॉल्यूम, वो सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे बड़ी है चिनाब। चलते हैं आगे। फिर देखिए भारत का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, शुभांशु शुक्ला जी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम शुभांशु शुक्ला जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शुभांशु शुक्ला जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में हुआ है, और इनके पिताजी चाहते थे कि ये एक IAS ऑफिसर बने या सिविल सर्वेंट बने, पर इन्होंने चूज़ किया इंडियन एयरफोर्स में जाना है। इन्होंने NDA का एग्ज़ाम क्लियर किया और एक फ्लाइंग पायलट बने, लड़ाकू पायलट बने। और इनको लगभग 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इससे पहले देखिए 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, और उनके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। मतलब 1984 में राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए हैं, बट उस समय क्या है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था नहीं, तो अंतरिक्ष में घूम के वापस आ गए, और इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए शुभांशु शुक्ला। देखिए ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं, और एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं अंतरिक्ष यात्रा में, और 26 जून 2025 को ये स्पेस स्टेशन में पहुंच गए। लगभग 28 घंटे की यात्रा रही, मतलब 25 जून को निकले थे, 26 जून को पहुंच गए। और इन्होंने यात्रा की ड्रैगन अंतरिक्ष यान, इंपॉर्टेंट है ये, ड्रैगन अंतरिक्ष यान से गए हैं जो SpaceX कंपनी का था। और इन्होंने उड़ान भरी है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ये कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है? फ्लोरिडा में, अमेरिका के फ्लोरिडा में। और ये जो कार्यक्रम था, इसका हमारा उद्देश्य या लक्ष्य बोले तो क्या था कि गगनयान कार्यक्रम जो हमारा 2027 में मानव मिशन हम भेजेंगे, उसका अनुभव प्राप्त करना, कि हम हमारे मानव मिशन लॉन्च करेंगे उससे पहले एक एक्सपीरियंस हो जाएगा इंडिया का, कि हमारे पायलट एक बार जाके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मिशन लगभग 14 दिन का प्लान था। ये 18 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुके, ठीक है, और 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौट आए। तो लगभग 18 दिन उन्होंने 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए उनकी टीम ने, और उन्होंने लगभग 7 एक्सपेरिमेंट किए। इसमें उनके साथ 4 लोग थे, 3 लोग थे, यानी टोटल 4 लोग थे। उसमें एक है पैगी विटसन जो कमांडर थी USA से, पूरे इस मिशन की कमांडर, और हमारे शुक्ला जी क्या थे? पायलट थे इस मिशन के। और 2 अन्य थे, स्लावोज उजनास्की और टिबोर कापू। ये 4 लोग गए थे, और 7 लोग वहाँ उनका पहले से इंतज़ार कर रहे थे। आगे चलते हैं। ये जो भारतीय शोध संस्थान है, उनके द्वारा विकसित किए गए 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग शुक्ला जी ने किए। टोटल देखिए 60 एक्सपेरिमेंट किए गए वहाँ
उसमें से 7 हमारे शुक्ला जी ने किए हैं। उसमें जीवित जीवों पर अंतरिक्ष के प्रभाव को समझने पर केंद्रित है ये, ठीक है। और इनमें क्या क्या था, एक तो मांसपेशियों का पुनर्जनन। देखिए कोई भी मानव अगर स्पेस में जाएगा तो उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है और वो टूटने लगती है। तो इसमें ये रिसर्च की जाएगी कि वापस मांसपेशियाँ जुड़ने में कितना टाइम लगता है और कैसे जुड़ती हैं, ठीक है। शैवाल है, बीज व्यवहार है, मूंग मेथी अंकुरण है, साइनोबैक्टीरिया है। इस पर ऐसे करके 7 एक्सपेरिमेंट किए गए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं शुक्ला जी ने मूंग और मेथी उगाई है यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा ये 4 दल है और 7 पहले से वहाँ मौजूद लोग थे। और इस पर भारत का खर्चा आया लगभग 550 करोड़। ये खर्चा कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। हम आगे गगनयान लॉन्च करेंगे, वो 20,000 करोड़ के आसपास रहेगा हमारा, ठीक है। और गगनयान हमारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। गगनयान के बाद में हम लगभग 2035 में क्या करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेंगे, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम 2035 तक स्थापना करेंगे। उससे पहले शुक्ला जी को भेज दिया और 2027 में हम गगनयान लॉन्च करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जनगणना 2027। देखिए जो 2027 में होने वाली जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है और ये हमारी कौन सी होगी, 16वें नंबर की जनगणना होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सी, 16वीं जनगणना होगी। और आज़ादी के बाद बात करें तो ये 8वीं जनगणना होगी आज़ादी के बाद, और ओवरऑल 16वीं। इसमें देखिए जनगणना होनी थी 2021 में, पर कोविड महामारी के कारण से टालना पड़ा और अब होगी 2027 में। देखिए केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत 2027 में 10 की जनगणना आयोजन का आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। कब किया है, 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी की है। गजट में बताया गया है कि जनगणना 2027 होगी और वो कितने फेज में होगी, 2 चरणों में होगी। पहली 1 अक्टूबर 2026 जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होगी, और 1 मार्च 2027 को समस्त देश में। ये 2 चरण हैं जनगणना के, 1 अक्टूबर 26 और 1 मार्च 27। इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये एक डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है। यानी डिजिटल उपकरण जैसे टैबलेट हो गया, काम में लिया जाएगा। उसमें जीपीएस टैगिंग होगी, जियो फेंसिंग होगी। आपके घरों की जीपीएस टैगिंग हो जाएगी, कितने घर हैं, घर की कंडीशन क्या है, इस प्रकार से। और ये जातिगत जनगणना होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना आयोजित हो रही है। यानी आज़ादी के बाद में अभी तक कोई भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 1931 के बाद पहली बार 2027 में होगी। और जनगणना का काम किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसमें लगभग 34 लाख सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। और इनमें से 1.3 लाख कार्मिकों के पास क्या होगा, डिजिटल डिवाइस होगा, एक टैबलेट होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी जनगणना, कौन सी, 16वीं जनगणना होगी 2027 में। चलते हैं आगे। आगे देखिए ये है भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च पोत, यानी पोलर रिसर्च व्हीकल। ये ऐसा होता है पोलर रिसर्च व्हीकल जो बनेगा भारत में। इसके लिए क्या हुआ कि एक कंपनी है कोलकाता की, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो जहाज़ बनाती हैं, और नॉर्वे की एक कंपनी है कोंग्सबर्ग, इन दोनों में समझौता हुआ है, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि नॉर्वे देखिए पोलर रीजन में है। अगर पृथ्वी है, ऊपर है आर्कटिक रीजन और ये अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। ये पोल है 2, और यहीं पे नॉर्वे की कंपनी है कोंग्सबर्ग। इनको क्या एक्सपीरियंस है इस एरिया का, तो ये दोनों साथ मिलकर एक इंडिया का पोलर रिसर्च व्हीकल बनाएंगे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और गहरे समुद्र की जैव विविधता का अध्ययन करना, रिसर्च करना। और इसका निर्माण कहाँ होगा, कोलकाता में होगा। कोलकाता में लगभग इस प्रकार की हम एक जहाज़ बनाएंगे और उसको भेजेंगे पोलर रीजन में और वहाँ रिसर्च करेंगे। चलते हैं आगे। आगे देखिए कैटरीना कैफ है,
इसको मालदीव ने अपना टूरिज़्म के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो मालदीव की क्या मजबूरी रही है हम देखते हैं। देखिए 2023 में हुआ यूँ कि ये 2023 में मालदीव के नए प्रधानमंत्री आए। ठीक है, मोहम्मद मोइज़ू। इन्होंने क्या किया कि सत्ता में आने से पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने पहली यात्रा करी चीन में। चीन गए और भारत को इग्नोर किया, जबकि भारत मालदीव के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। फिर उसके बाद इनके मंत्रिमंडल के कुछ नेता हमारे भारत का अपमान करते हैं, भारत पर टिप्पणियाँ करते हैं। उसके बाद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणियाँ करते हैं, तो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। और उसी टाइम हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, ये देखिए मालदीव की पोजीशन देख लेते हैं। ये मालदीव अपना पड़ोसी देश, ठीक है, और ये अपना प्यारा भारत, और यहाँ पे पर लक्षद्वीप है। तो मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप और वहाँ पे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो अपलोड करते हैं ट्विटर पे, और लोगों को एक मैसेज आता है कि अपना लक्षद्वीप इतना सुंदर है, वहाँ पे भी टापू है, तो हम वहाँ पे जा सकते हैं बजाय मालदीव के। जब उन्होंने भारत का अपमान किया मालदीव ने, तो लोग जाने लगे लक्षद्वीप और मालदीव जाना बंद कर दिया। तो उससे मालदीव की इकोनॉमी डाउन हो गई, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टोटली किस पे डिपेंड है, टूरिज़्म पे डिपेंड है। तो मोस्टली टूरिस्ट इंडिया से आते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत नज़दीक पड़ता है। तो टूरिस्ट आना बंद हो गए, मालदीव के लिए हो गई प्रॉब्लम। अब मालदीव चाहता है वापस भारत और मालदीव के रिश्ते नॉर्मल हो जाए। तो रिश्ते नॉर्मल करने के लिए इन्होंने रिश्ता निकाला कैटरीना कैफ से। कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया टूरिज़्म के लिए, ताकि इंडिया के टूरिस्ट वापस मालदीव आए और मालदीव की इकोनॉमी बूस्ट करे। तो ये मजबूरी थी मालदीव की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली योग नीति लॉन्च की। ठीक है, यानी देश में सबसे पहले योग नीति किसने लॉन्च की, उत्तराखंड ने की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण या गैरसैंण, ठीक है, भराड़ीसैंण गांव है और गैरसैंण तहसील है, उसमें 11वां इंपॉर्टेंट है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। आप कमेंट में बताइए योग दिवस कब मनाया जाता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहली योग नीति का शुभारंभ किया। ठीक है, और इसमें कुछ प्रोविज़न थे, देख लेते हैं। एक तो राज्य के जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पे योग सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, और 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित किए जाएंगे। और नेक्स्ट है, कोई भी अगर योग और ध्यान केंद्र की स्थापना करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट 20 लाख तक की सब्सिडी देने के लिए तैयार है। फिर एक इम्पोर्टेंट घोषणा है कि गढ़वाल और कुमाऊं इन दो को आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ये घोषणा की गई है, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि उत्तराखंड ने लॉन्च की है ये। आगे देखते हैं। फिर है त्रिपुरा। त्रिपुरा बना भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है। ठीक है, इससे पहले मिजोरम और गोवा पूर्ण साक्षर घोषित हो चुके हैं, अब बना है त्रिपुरा। त्रिपुरा की लोकेशन देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा, और मिजोरम भी इसके पास ही, यानी दोनों पड़ोसी राज्य हैं, दोनों ही पूर्ण साक्षर हो गए, और गोवा अपना है यहाँ पर। तो देखिए आज के सेशन में इतना ही, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा, किसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।